नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अनेक गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। देश में 7 दिन का राजकीय शोक। प्रदेश में अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी। 20 सितंबर से खुलेंगे ओपन एयर थिएटर। बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अब 4 दिन तक वैध। देश में जेईई मेन परीक्षाएं आज से शुरू। प्रदेश के परीक्षा केंद्र पर कोविड से बचाव के लिए पुख्ता प्रबंध। सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है सख्ती से पालन। और प्रदेश में आज से 1 माह तक चलेगा पोषण अभियान। उधम सिंह नगर में पोषण रथ तो हरिद्वार में जागरूकता अभियान। कुपोषण के खिलाफ लोगों को करेंगे जागरूक। अब खबरें विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए आज सेना अस्पताल से नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास 10 राजाजी मार्ग में रखा गया। आम लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुरक्षित दूरी और कोविड संबंधी अन्य नियमों को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर तोपगाड़ी के बजाय शव वाहन में ले जाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। मंत्रिमंडल ने उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में कहा गया कि प्रणब मुखर्जी के निधन से देश ने एक प्रतिष्ठित राजनेता और उत्कृष्ट सांसद खो दिया है। प्रणब मुखर्जी का कल निधन हो गया था। वे 84 वर्ष के थे। वे 21 दिन से अस्पताल में भर्ती थे तथा कई बीमारियों से जूझ रहे थे। 7 बार सांसद रह चुके प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया जा चुका है। सरकार ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। प्रदेश सरकार ने राज्य में अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों को बुलाने की अनुमति दे दी गई है। 20 सितंबर के बाद ओपन एयर थिएटर की अनुमति दी गई है, लेकिन शादी समारोह में अधिकतम लोगों की संख्या 100 ही निर्धारित की गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त अब 3 दिन के बजाय 4 दिन पुरानी मान्य होगी। नेगेटिव रिपोर्ट लाने के बाद लोग पूरे प्रदेश में कहीं भी जा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने देश के उन 34 शहरों की सूची में फेरबदल किया है जहां कोविड-19 का सबसे अधिक खतरा है। इन शहरों से आने वाले लोगों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सामान्य लक्षण या लक्षण न दिखने वाले कोविड-19 मरीजों को होम आइसोलेशन या सामान्य कोविड सेंटरों में रखने की अनुमति दी थी। अब इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है कि ऐसे मरीजों को कोविड डेडिकेटेड केयर सेंटर में ही रखा जाए या फिर उन्हें होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाए। साथ ही ये आदेश दिया गया है कि ऐसे मरीजों को उपयुक्त इलाज और संक्रमण से बचाव संबंधी दवाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि ऐसे मरीज गंभीर स्थिति में न पहुंचे। साथ ही ऐसे मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। वहीं कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के 592 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कुल 19,827 हो गई है, जबकि एक्टिव केस 5,887 हैं और 269 लोगों की मौत हो चुकी है।
पौड़ी में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। पौड़ी मुख्य बाजार में एक महिला व्यवसायी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद पौड़ी मुख्य बाजार के अपर बाजार को सील कर दिया गया है। महिला व्यवसायी के परिवार के 7 लोगों सहित 18 लोगों को आइसोलेट किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में नियुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को भी 3 दिन के लिए सील किया गया है। पौड़ी से लगे पाबू ब्लॉक मुख्यालय के बाजार को भी सील किया गया है। वहां भी एक व्यवसायी पॉजिटिव पाया गया है। जिले में वर्तमान में कोरोना के 150 एक्टिव मामले हैं। 3500 से भी अधिक सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। एक्चुअली में सीएम ऑफिस में जो एंटीजन जो टेस्ट होता है उससे हमारे 2 जो कर्मचारी हैं वो पॉजिटिव आए हैं। उनको अभी हमने क्वारंटाइन में कर दिया है यहाँ पे GMBN गेस्ट हाउस में, और बाकी सीएम ऑफिस फ़िलहाल फ्यूमिगेट करके 2 दिन के लिए हमने बंद किया। और पाबो में एक्चुअली में हमने एक फूल सैम्पलिंग करवाई थी, जिसमें व्यापार संघ का जितनी दुकानें थी पाबो उनका कर, उनमें से ही एक दुकानदार थे जो पॉजिटिव आए थे, उनके साथ के 3 हैं। उन सस्पेक्टेड को हमने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर डॉक्टर कोर्ट में भेज दिया है। देश भर में आज से जेईई मेन परीक्षा शुरू हो गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित ये परीक्षा विभिन्न चरणों में 6 सितंबर तक चलेगी। एनटीए के नोएडा स्थित सेंटर कमांड सेंटर से सभी केंद्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। कुमाऊं के 4868 उम्मीदवारों ने 2 पालियों में जेईई मेन की परीक्षा दी। हल्द्वानी नगर में कुमाऊं भर के परीक्षार्थियों के लिए 3 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में कोरोना को देखते हुए पूरी सावधानी बरती जा रही है। सभी केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है। परीक्षा केंद्र पर भीड़ ना हो, इसके लिए सभी उम्मीदवारों को अलग अलग समय पर सेंटर पहुंचने के लिए कहा गया है। परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक परीक्षार्थी को नया मास्क दिया जा रहा है। परीक्षार्थियों को अपने साथ परीक्षा केंद्र में 50 ml सैनिटाइजर और पीने का पानी ले जाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा परीक्षार्थी को अपना ओरिजिनल फोटो परिचय पत्र, आधार कार्ड या लाइसेंस साथ ले जाना अनिवार्य है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो और एडमिट कार्ड भी साथ ले जाना है। हल्द्वानी में 4 सेंटर हैं और एनटीए ने हमें गाइडलाइन दिया है, उसको फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। एग्ज़ाम से पहले पूरे सेंटर को सैनिटाइज किया गया है। एनटीए ने कैंडिडेट्स के लिए मास्क भी प्रोवाइड किए हैं, तो हर बच्चे को सेंटर में अंदर एंट्री से पहले अपना मास्क चेंज करके जो एनटीए ने मास्क प्रोवाइड किया है वो बच्चा उसको पहन के अंदर जा रहा है, और प्रॉपर सैनिटाइजेशन के बाद ही सेंटर में बच्चे को एंट्री दी जा रही है। वहीं परीक्षा के बाद एडमिट कार्ड जमा कराना जरूरी है। एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी ले जा सकते हैं। सुबह 9 बजे की परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को सुबह 7 से 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य किया गया है, जबकि दोपहर 3 बजे की परीक्षा के लिए 1 बजे से 2:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में पहुंचना अनिवार्य किया है। और सारी व्यवस्था अच्छी तरह की गई, सैनिटाइज किया गया सेंटर्स को, सुबह भी शाम को भी, और हर शिफ्ट के बाद सैनिटाइज किया जा रहा है। परीक्षा देने पहुंची वीना राणा ने बताया कि कोविड से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया गया। अरेंजमेंट SOP फॉलो की गई है अच्छी तरीके से। देहरादून के सैलाकुई में BR की परीक्षा दे रही अभ्यर्थी के अभिभावकों का कहना है कि ये परीक्षा पहले भी टल चुकी थी। परीक्षा के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए एडमिट कार्ड, ग्लव्स, सैनिटाइजर और मास्क की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं हैं। जो पेंडेमिक के कारण ये इसका प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर कि इंस्टीट्यूट में इनका कोरोना में जो गाइडलाइन दी गई है उनका पालन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसका यहाँ बहुत अच्छे तरीके से पालन किया जा रहा है। और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। हैंड ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उधर देहरादून में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान कोविड से सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए।
उधम सिंह नगर जिले में पोषण रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। आज मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने विकास भवन से रथ को हरी झंडी दिखाकर पोषण रथ की शुरुआत की। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के चलते केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को भी इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों तक पौष्टिक आहार को पहुंचाना है, जिससे कि कोरोना संक्रमण के दौर में बच्चों को अति कुपोषित और कुपोषित से सामान्य पोषण में लाया जा सके। भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है जो हमारा एक बाल पलाश योजना है और इस तरह से अन्य योजनाएं भी हैं, जिसमें जो पौष्टिक आहार है, जैसे हमारे आंगनबाड़ी में जो बच्चे हैं उनके लिए केले हैं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो नियमानुसार पौष्टिक आहार है उसको इंश्योर किया जाएगा कि वो टाइमली मिले और वो उसका कंजम्पशन भी इंश्योर हो, ताकि मैलन्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स हमारे डिस्ट्रिक्ट से एलिमिनेट हो सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पोषण रथ पोषण रैलियों, वॉल पेंटिंग्स, अम्मा की स्मृतियां और पैम्पलेट्स के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए कुपोषण को देश और राज्य से दूर करना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जनपद में 352 अति कुपोषित और लगभग 6000 कुपोषित बच्चे हैं। लेकर के 30 तारीख तक जो है भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वॉल पेंटिंग, अम्मा की स्मृतियाँ, आंगनबाड़ियों को जो है जो अच्छा काम कर रही हैं उनको पुरस्कृत करना, पोषण रथ, वीडियोग्राफी, पम्पलेट्स और बैनर के माध्यम से प्रचार, पोषण किट तैयार करके इन सब कार्यक्रमों के द्वारा रैली निकाल करके और इस पोषण अभियान को हमें आगे बढ़ाना है। प्रदेश में आज से पोषण अभियान की शुरुआत हो गई। वहीं हरिद्वार जिले में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने आज इस अभियान की शुरुआत की। 1 माह तक चलने वाले पोषण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को पोषित आहार लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों को स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए पौष्टिक आहार के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया, पोषण अभियान के तहत महिलाओं को फ्लेवर्ड दूध व एनर्जी पाउडर का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य बच्चों को कुपोषण और बीमारियों से बचाना है। एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो है आज से लेकर के 1 माह जो है पोषण को बढ़ावा देने के लिए एक पोषण माह का शुरुआत किया गया है। इसमें विभिन्न तरीके का जो न्यूट्रिएंट्स है, हमारा जो रूटीन जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में जो मिलता है उसके बारे में जागरूकता करना, और विभिन्न प्रकार का जो यहाँ से सप्लीमेंट्स जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है, चाहे सुगंधित दूध हो या जो है जो ऊर्जा पाउडर हो, इसके संबंध में भी जो है जागरूकता दिया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी वर्षा शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत संबंधित विभागों के सहयोग से पोषण आहार का वितरण किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है कि संपूर्ण पोषण तक गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, बच्चों, स्पेशली जो कुपोषित बच्चे हैं उन तक पोषण की पहुंच सुनिश्चित करना, जो कार्य सभी विभागों के कन्वर्जेंस से समन्वय से शुरू किया जा रहा है। और जो हमारी किशोरी जो ड्रॉप आउट्स बालिकाएं हैं उनके पोषण पर विशेष रूप से इस माह जो हमारी थीम है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। इस बार पोषण माह की थीम है संपूर्ण पोषण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खटीमा गोलीकांड के शहीदों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले आंदोलनकारियों के बलिदान को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप समृद्ध और प्रगतिशील उत्तराखंड बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है, जिससे प्रदेश का संपूर्ण विकास हो सके। वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारियों ने भी खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर 1 सितंबर 1994 को खटीमा में पुलिस ने गोलियां चला दी थी। इसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।